नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं विद्यालय। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का एक प्रमुख अध्याय मध्य प्रदेश के पर्यटन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पर्यटन को मैंने कई हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, तो हम कई अलग अलग भागों के आधार पर हम इसे पढ़ने वाले हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा भाग 1। आज हम कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं पर बात करेंगे, जरा हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय की। ठीक है, हम मध्य प्रदेश के पर्यटन का कुछ सामान्य परिचय देखेंगे, बहुत संक्षिप्त परिचय। उसके बाद हम ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल के गुफाओं की बात हम करने वाले हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में जो गुफाएं हैं, उन्होंने हमारे इन दोनों की पृष्ठभूमि को बहुत ही समृद्ध किया है। तो हम सबसे पहले जो है वो आज का टॉपिक, आज का जो हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो हम सारी गुफाओं की बात करेंगे। सबसे पहले प्रमुख गुफाओं की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ गौण गुफाओं की बात करेंगे। हम नक्शे में भी देखेंगे, हम मैप में भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रमुख गुफाएं स्थित हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं और किस तरीके से प्रश्न जो है वो इस अध्याय से, इस पर्यटन के भाग से बनते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे पर्यटन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो पर्यटन शब्द को दो शब्दों में तोड़ दिया है। पहला है परि और दूसरा है अटन। दोस्तों, परि का जो मतलब होता है वो होता है चारों ओर या फिर आसपास, और अटन का मतलब होता है घूमने फिरने की प्रक्रिया, ठीक है, या क्रिया। तो यदि हम बात करें तो चारों ओर जो घूमने फिरने की क्रिया है या जो आसपास घूमने की क्रिया है, उसे हम पर्यटन कह सकते हैं। इसमें हिंदी में जो संधि होती है उसकी यण स्वर संधि है। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे, लेकिन केवल हम इतना समझ लेते हैं। पर्यटन का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी जगह पर या आसपास की जगह पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं और घूम फिर कर जो है वो वापस अपनी जगह पर, अपने स्थायी निवास पर आ जाते हैं, हम उसे पर्यटन कहते हैं। दोस्तों, इसको पर्यटन को समृद्ध करने के लिए, ज़्यादा देख रेख के लिए जो है वो कुछ निगम बनाए गए हैं, कुछ बोर्ड बनाए गए हैं। जैसे हम राज्य पर्यटन विकास निगम की बात करें तो 1978 1978 को पर्यटन विकास निगम के जो है स्थापना की गई और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की 22 फरवरी 2017 में इसकी जो है वो स्थापना की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके काम क्या क्या होते हैं, क्या इनके काम अलग अलग होते हैं, और काम अलग अलग होते हैं तो क्या क्या काम होते हैं। तो उसे हम जो है वो अगले भाग में हम देखेंगे, जब हम सारे के सारे पर्यटन पढ़ चुके होंगे। उसके बाद फिर हम बोर्ड को देखेंगे। ठीक है, हम बात करें पर्यटन को तो हमने 4 हिस्सों में बांटा है: ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य प्राणी और धार्मिक महत्व। चारों हिस्सों में बांट दिए। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक की बात करूं तो इसमें हम किले देख सकते हैं, मकबरे देख सकते हैं, इसमें हम जो है कह सकते हैं कि समाधियां देख सकते हैं, महल देख सकते हैं। तो ये सारे हम ऐतिहासिक पुरातात्विक में पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में तो जहाँ का प्राकृतिक, जैसे हम मांडू की बात करें, सांची की बात करें तो यह प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं। वन्य प्राणी की बात करें तो वन्य प्राणी में अभयारण्य की बात करें। इसके अलावा हम जो है वो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। और धार्मिक महत्व, जिन जगहों या जिन पर्यटनों का संबंध किसी धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, हिंदू धर्म से है, सिख धर्म से है, अलग अलग जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, तो अलग अलग धर्मों का जो पर्यटन है वो भी हम जो है वो हम सामान्य जो हम पर्यटन में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल की, और जिसमें हम बात करने वाले हैं गुफाओं की। दोस्तों, सबसे प्रमुख गुफाएं हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और जो गौण हैं, मतलब जो प्रमुख नहीं है, उनके बारे में हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो भीमबेटका की बात करने वाले हैं, उदयगिरी की बात करने वाले हैं, भर्तृहरि की बात करने वाले हैं, बागी की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, माड़ा की गुफाएं, सिद्धांचल, पचमणी, शंकराचार्य, लोहानी और आदमगढ़। ये प्रमुख गुफाएं हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भीमबेटका की गुफा से।
दोस्तों भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका की जो गुफा है वो रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल के समीप है। तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको भीमबेटका की गुफाएं। ये विंध्य पहाड़ से घिरी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके लिए जो है वो आईएमपी तथ्य है, और वो क्या है, यह गुफा विंध्य पहाड़ी से घिरी हुई है। कहाँ के जो है वो इसमें ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको शैल चित्र देखने को मिलते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक शैल चित्र का जो है वो कह सकते हैं कि एक मैंने चित्र लगा दिया है। तो आप जब देखेंगे तो ये शैल चित्र आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शैल चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो कहाँ से संबंधित हैं, तो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो तथ्य है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनके नाम पर एक जो है वो अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है वो भीमबेटका की खोज की थी। कब की थी? 1957 में, 1957 में। इसके बाद इस गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि यूनेस्को में कब इसको जो है वो साइट या हेरिटेज साइट जो है वो बनाया गया, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय महत्व स्थल कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था 1990 में, और यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 2003 में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल और 2003 में विश्व धरोहर स्थल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी हाल में। हाँ, अब ये थोड़ा सा आप ध्यान देना दोस्तों कि हम यदि बात करें कि अभी क्या करंट में इससे कोई संबंधित खबर आई है, तो बिल्कुल आई है। अभी हाल में भीमबेटका की जो छत पर 550 मिलियन वर्ष पुराना एक केंद्रीय कशेरुकी जीवाश्म डिकिंसोनिया या कहीं कहीं पर डिंकिसोनिया डिस्कवर किया गया है। इस हम जीव की बात करें तो ये केंद्रीय कशेरुकी जीवाश्म है जो कि बहुत पुराना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र जो है वो मिल रहा है। ये जो चित्र देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये जो चित्र मिल रहा है, ये चित्र जो है वो डिकिंसोनिया नामक जीवाश्म का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नोट और देख लेंगे, इसको इरेज कर दूं। तो हम इसमें एक नोट देखने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा गुफा समूह है वो है भीमबेटका की गुफाएं। तो आप बात करेंगे सर कितनी गुफाएं होंगी, तो यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं का एक समूह देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हैं वो आपने देखी। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है रायसेन जिले में स्थित है, विंध्य पहाड़ी से घिरा हुआ है। पुरापाषाण काल के शैलचित्र शैलाश्रय मिले हुए हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा खोज की गई है 1957 में। राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया 1990। 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। ठीक है, और भीमबेटका की छत पर हमें 550 मिलियन वर्ष पुराना एक केंद्रीय कशेरुकी जीवाश्म डिकिंसोनिया यहाँ पर खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह, लगभग 600 गुफाओं का समूह यहाँ पर मिलता है। तो ये सबसे बड़ा गुफा समूह। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं उदयगिरि की गुफाओं के बारे में। उदयगिरि की गुफाएं जो हैं वो विदिशा में स्थित है। ये 4वीं-5वीं शताब्दी से संबंधित आपको देखने को मिलता है। ये गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण। हाँ, अब ये बात की जाए कि यहाँ पर ये किसके द्वारा निर्मित की गई हैं, तो ये गुप्त वंश के द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये उत्तम निर्माण की जो है वो एक उदाहरण है गुप्त वंश का। अब ध्यान दीजिएगा, ये नाम इसका जो हमने सुना है वो उदयगिरि की गुफाएं पड़ा है। क्या प्राचीन में भी यही नाम था? तो नहीं, इसका प्राचीन नाम है नीचईगिरि। इसका जो नाम है वो है नीचईगिरि, ये पूर्व नाम है। और कालिदास ने भी इसे नीचईगिरि जो है की गुफाएं कहा है। किंतु राजा भोज के जो पौत्र थे उदयादित्य, इनके नाम पर इन गुफाओं का नाम उदयगिरि रख दिया गया। बात की जाए कि कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर आपको 20 गुफाएं मिलेंगी।
ठीक है। गुफा नंबर 1 और 20 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और गुफा नंबर जो 5 है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र आपको या फिर यहाँ पर एक मूर्ति देखने को मिल रही है। यह भगवान बाराह की मूर्ति है। भगवान बाराह जो है, मतलब हमें सामान्य शब्दों में हम सुअर कह सकते हैं। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और पृथ्वी को वापस पाताल से लाने के लिए वहां पर वाराह रूप धारण किया था। ठीक है, तो वही मूर्ति हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, भगवान वराह की मूर्ति। तो किस जिले में है? विदिशा जिले में है। 4वीं-5वीं शताब्दी से संबंधित है। गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम है वो है नीचईगिरी। ठीक है, राजा भोज ने अपने पौत्र उदयादित्य के नाम पर इसका नाम उदयगिरी रख दिया था। कुल 20 गुफाएं हैं। 1 और 20 गुफा जो है, नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, और गुफा नंबर 5 हिंदू धर्म से संबंधित है, जिनमें भगवान वराह अवतार की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं भर्तृहरि की गुफाएं। भर्तृहरि की गुफाएं जो है वो उज्जैन में कलियादह महल के पास है। ठीक है, कुल गुफाओं की संख्या की बात करें तो कुल 9 है, लेकिन कुछ खंडित अवस्था में देखने को मिलती है। परमार वंश के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण राजा भर्तृहरि की स्मृति में कराया था। ठीक है, किसकी स्मृति में कराया था? भर्तृहरि की स्मृति में कराया था। कब कराया था? तो 11वीं सदी में। किसने? परमार वंश के राजाओं ने। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको चित्र देखने को मिलते हैं, शैल चित्र देखने को मिलते हैं, वो रंगीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ दंत कथाओं में राजा भर्तृहरि को विक्रमादित्य का अग्रज माना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसका अग्रज माना जाता है, और कहीं कहीं पर जो है वो सौतेला भाई भी माना जाता है, बट ये उसका अग्रज मतलब बड़ा भाई था। कुछ हमें इससे संबंधित बहुत सारी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। यदि आप वहाँ पर देखने जाएंगे या फिर आप वहाँ पर घूमने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसमें एक दंत कथा जो है वो ये प्रसिद्ध है कि भगवान जो या फिर जो ये ऋषि जो भर्तृहरि हैं, पहले उज्जैन के राजा हुआ करते थे। इन्होंने जो है ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसका नाम था पिंगला। ठीक है, भगवान गोरखनाथ या ऋषि गोरखनाथ ने इनको एक फल दिया जो कि अमर होने वाला फल था, या जिससे को खाने से आप अमर हो जाते थे। ठीक है, वो फल आपको उनको दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने जो है वो अपने प्रेमी को दे दिया, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया, और वैश्या ने जो है वो वापस राजा भर्तृहरि को दे दिया। ठीक है, ये कहानी सुनने को मिलती है। तो भगवान ने ये भर्तृहरि ने ये सोचा कि यार भाई, ये दुनिया में तो कुछ ही नहीं है, मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ वो भी मेरा नहीं है, तो वो मोह माया से दूर होकर और इन गुफाओं में आकर इन्होंने जो है वो तपस्या करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत सारी किंवदंतियाँ और बहुत सारी दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। ये कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बाघ की गुफाओं की। तो ये धार जिला में बागनी नदी के किनारे बाघ स्थल पर जो है वो आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखना, बागनी नदी के किनारे बाघ स्थल पर आपको देखने को मिलेगा। इन गुफाओं की खोज जो है वो 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने की थी? डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का आकलन जो है वो अजंता की गुफाओं के कलावित्तीय चित्रों से की जाती है। मतलब आपको समरूपता देखने को मिलेगी अजंता की गुफाओं से। अब ऊपर के स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगी, लेकिन जो भित्ति चित्र हैं वो लगभग अजंता की गुफाओं के जो भित्ति चित्रों से आप उसको समरूपता देख सकते हैं। बागी की गुफाओं के चित्रों को बौद्ध चित्रों के प्राण कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो चित्र हैं बाघ की गुफाओं में, वो बौद्ध चित्रों के प्राण कहे जाते हैं। इन चित्रों का निर्माण 4वीं से 7वीं सदी के मध्य किया गया था। कहीं कहीं पर ये आपको 5वीं से 7वीं ये वाला तथ्य देखने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा अपना मनोविवेक से काम लीजिएगा। यदि आपको 4वीं से 7वीं सदी मिल रहा है तो ये भी सही लगा दीजिएगा, 5वीं से 7वीं मिल रहा है तो आप ये सही लगा दीजिएगा। इनमें कुल गुफाएं जो हैं वो 9 हैं, लेकिन 4 नष्ट हो गई हैं, तो तकरीबन अभी मान के चल सकते हैं तो 5 बची हैं। गुफा नंबर 2 में जो है वो 5 बौद्ध
मूर्तियां पाई गई हैं जिन्हें वहां के स्थानीय लोग 5 पांडव मानते हैं, और गुफा नंबर 4 को रंग महल कहते हैं। तो कहाँ पर स्थित है? धार जिले में है। डेंजर फील्ड ने इसकी जो है वो खोज 1818 में की थी। अजंता की गुफाओं से समरूपता देखी जाती है। बौद्ध चित्रों के प्राण कहे जाते हैं जो इसमें चित्र हैं। 4वीं से 7वीं सदी के मध्य इसका निर्माण मिलता है, या कहीं कहीं 5वीं से 7वीं सदी ये तथ्य मिलता है। 9 गुफाएं हैं टोटल, 4 नष्ट हो गई हैं। गुफा नंबर 2 में 5 बौद्ध मूर्तियां पाई गई हैं, लोग इन्हें 5 पांडव कहते हैं। गुफा नंबर 4 को रंग महल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली गुफा है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो है वो रायसेन जिला में है, मतलब रायसेन में 2 हो गई। कौन कौन सी? आपकी भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ। ये मुख्य 2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती। मैप में अभी हम आगे देखेंगे। खोज कब किया गया था? 2009 में। ठीक है, मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा। जैन धर्म से संबंधित मिलता है। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर। इसे भीमबेटका के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, लंबाई को लेकर ध्यान रखना, यहां पर गुफाओं का समूह कम है, लेकिन इसकी लंबाई को लेकर आप भीमबेटका के समकक्ष इसे मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करने वाले हैं माणा की गुफाओं की। माणा की जो गुफाएं हैं वो सिंगरौली जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसे कैसे बनाया गया? तो कैमूर की जो पहाड़ियों को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया। कब निर्माण किया गया है? तो 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण हमें देखने को मिलता है। इन गुफाओं को स्थापत्य कला के साथ साथ धर्म से जोड़कर देखा जाता है। अब धर्म से जोड़कर देखेंगे तो कौन से काल से? तो रामायण काल से। रामायण काल हिंदू धर्म की बात करता है, तो यहां पर आपको जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। स्थापत्य कला तो है ही। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, एक माड़ा की गुफा में एक माड़ा है, एक गुफा है जिसका नाम है रावण माड़ा। इसमें आपको नटराजन की मूर्ति मिलती है, मतलब नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिलती है। पत्थर ढोते बंदर मिलते हैं। पत्थर ढोने का काम आप देखेंगे तो आपको रामायण काल में, आप जब कह सकते हैं कि जब श्रीलंका तक रास्ता बनाया जा रहा था, पुल बनाया जा रहा था, तब वहाँ पर पत्थरों को ढोने का काम बंदरों ने किया था। तो उनके चित्र भी देखते हैं और कुछ देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। इन गुफाओं में प्रमुख देखें तो रावण माड़ा, विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा और जलजलिया माड़ा, ये अलग अलग तरीके की गुफाएं देखने को मिलती हैं। जलजलिया माड़ा की बात करें तो यहाँ पर आपको एक शिवलिंग देखने को मिलता है और उन्हीं के साथ में एक देवी भी देखने को मिलती है। देवी पार्वती है, सती हैं, या कौन सी है ये तो ज्ञात नहीं हुआ है, बट आपको एक देवी देखने को मिलती है। वहाँ पर जो जल धारा है वो सतत बहती रहती है, लेकिन पता नहीं है कि वो जल कहाँ से निकलता है। और इसके अलावा कुछ लोग जो है, या कुछ इतिहासकार जो है, वो प्राचीन स्नानागार के रूप में इसको जानते हैं या मानते हैं। तो यह है माड़ा की गुफाएं, सिंगरौली जिले में स्थित है। सिद्धांचल की गुफाओं की बात करूं तो ये ग्वालियर में स्थित है, उरवई घाटी में। यहाँ जैन गुफा स्मारक और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इन 24 की यहाँ पर आपको जो है वो प्रतिमा देखने को मिलती है। लेकिन बात करूँ 16वीं शताब्दी में मुगल राजवंश के मुस्लिम सम्राट जिसका नाम था बाबर के आदेश पर कई मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, और बाद में जैन धर्म और हिंदू धर्म के द्वारा इनका बाद में कह सकते हैं पुनरुद्धार किया गया और इसकी मरम्मत भी की गई। तो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं। अगला है पचमढ़ी की गुफाएं। पचमढ़ी की गुफाओं की बात करें तो यह होशंगाबाद जिला में है, मतलब पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ पर 2 गुफाएं देखने को मिलती हैं। पहली पांडव गुफा और दूसरी महादेव गुफा। पांडव गुफा एक छोटी पहाड़ी पर स्थित 5 प्राचीन गुफाओं को जो है वो पांडव गुफा हम कहते हैं। पांडवों के वनवास के कारण इसका जो है वो नामकरण हो गया था। आपको ध्यान होगा कि जब द्यूत क्रीड़ा में जो है पांडव हार गए थे कौरवों से, तो उनको जो है वो वनवास दिया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो वनवास अपना बिताया था, ऐसा किंवदंती या दंत कथाओं में सुनने को मिलता है। इसलिए हमने इसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है, या पांडव गुफा हम कहते हैं। लेकिन बात करें तो 9वीं-10वीं सदी के मध्य गुप्त काल में बौद्धों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था।
महादेव गुफा की बात करूं तो यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए तो नाम इसका महादेव गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो निरंतर एक एक बूंद करके जो है वो पानी टपकता रहता है और वो पानी धीरे धीरे एक नली के माध्यम से एक कुंड में जाता है, जिसे हम महादेव कुंड कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पचमढ़ी की जो पहाड़ियों की खोज किसने की थी, तो वो की थी जेम्स फोर्सिथ या पोर्सिथ। कहीं कहीं पर फोर्सिथ मिलता है, कहीं कहीं पर पोर्सिथ मिलता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, जेम्स फोर्सिथ ने। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिला, पचमढ़ी में। इसके बाद लोहानी गुफा, आदमगढ़ की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं। लोहानी गुफाओं की बात करें तो धार जिला, मांडू में स्थित है। आप देख सकते हैं बड़ी सुंदर गुफा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल जो है वो हरियाली से बिल्कुल आच्छादित है। धार जिले में है, मांडू में। मुगल कालीन गुफाएं हैं, लेकिन बात करूं तो ये पहले मुगल कालीन थी क्या? नहीं, ये पुरातात्विक अध्ययनों से हिंदू मठ माने जाते हैं कि पहले शायद हिंदू मठ हुआ करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मूर्तियां और नक्काशी जो है मिली थी। लेकिन बाद में 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित जो इस्लामी स्मारक के समूह यहाँ पर इनमें जो है वो इसके अंतर्गत वो आ गए थे। वहाँ पर इस्लामी शासकों का जो है वो पूरी तरीके से दबदबा लोहानी गुफाओं पर हो गया था। आदमगढ़ की गुफाओं की बात करें तो ये होशंगाबाद में स्थित है। पाषाण युग की कलाकृतियां मिलती हैं और पुरापाषाण और मेसोलिथिक के जो है वो उपकरण देखने को मिलते हैं। यहाँ की यदि प्राचीन शैल चित्र देखेंगे तो ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्राचीन शैल चित्र देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भी पीपीटी आप देख रहे हैं वो आपको जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है वो डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि यहाँ पर जो है वो सर पीपीटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, शंकराचार्य की गुफाओं की बात करते हैं तो खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में स्थित है। इसे गुरु गोविंद पदाचार्य गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद पदाचार्य। तो लोहानी गुफाएं धार, आदमगढ़ की होशंगाबाद, शंकराचार्य की खंडवा जिला ओमकारेश्वर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम नक्शा, थोड़ा सा आकलन करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्वालियर सबसे ऊपर। तो ग्वालियर में आपको सिद्धांचल की गुफाएं देखने को मिलेगी, ये ग्वालियर है। इसके बाद आप विदिशा आएंगे तो उदयगिरी की गुफाएं। इसके बाद जो है वो आप रायसेन में आएंगे तो 2 गुफाएं मिलेंगी, भीम बैठिका और मृगेंद्रनाथ। इसके बाद आप होशंगाबाद आएंगे तो 2 मिलेंगी, पचमढ़ी की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं। इसके बाद खंडवा, शंकराचार्य की गुफाएं, ओमकारेश्वर में स्थित है जो। धार में बागी की गुफाएं मिलेंगी और लोहानी की गुफाएं मिलेंगी। और उज्जैन में जो है वो भर्तृहरि की गुफाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप नक्शा आकलन करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ज़रूर आप इस नक्शे से जो है वो चीज़ों को समझें और इसी से ही आगे बढ़ें। चलिए, कुछ अन्य गौण गुफाओं की बात करते हैं जो लगभग पूछी नहीं गई हैं लेकिन कहीं कहीं पर पूछी गई है। जैसे हम बात करें सिलहरा की गुफा। सिलहारा की गुफा जो है वो पटवारी में पूछा गया है, तो फिर भी मैंने यहाँ पर गौण गुफाएं जो है वो दे दी हैं कि बस थोड़ा बहुत दिमाग में वो रहे और यदि पूछ लिया जाए तो हम फटाफट इसके आंसर दे दें। तो राधा देवी की गुफाएं छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। जामवंत की गुफा सत्यनगरी में मिलती है जो कि देवास जिले में आता है। चंद्रशेखर आजाद गुफा भी कहा जाता है, चंद्रशेखर गुफा भी कहा जाता है, टीकमगढ़ में। पहाड़गढ़ की गुफा मुरैना। काजल रानी की गुफा मानधाता खंडवा में। ठीक है, सात कोठारी की गुफा धार। खंडगिरी की गुफा विदिशा। देवनाला की गुफा जो है वो डिंडोरी में मिलता है। झिंझरी की गुफा जो है वो कटनी। बलौआ या बलौआ की गुफा जो है वो ग्वालियर। सारूमारू की गुफा सीहोर पानगुराड़िया। यहाँ पर आपको अशोक के जो है वो अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। सारूमारू का आपने जो है वो पढ़ा होगा, पानगुराड़िया या सीहोर में स्थित है। सिलहारा की गुफा मैंने जैसे कि बताया था अनूपपुर, ये पूछा जा चुका है। इस सिलहारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। लखवारिया की गुफा शहडोल।
सिद्ध बाबा की गुफा निवाड़ी, ध्यान देंगे तो सिद्ध बाबा की जो गुफा है वो सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर ही है। यदि हम देखते हैं तो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी जो पहाड़ी वो हमें सिद्ध बाबा की चोटी देखने को मिलती है, वहीं पर आपको सिद्ध बाबा की गुफा भी देखने को मिलेगी। लिखी छाछ की गुफा ग्वालियर, लिखी दांत गुफा अशोकनगर चंदेरी में, आवचंद की गुफा सागर, रॉक शेल्टर की गुफा सागर, धमनार की गुफा मंदसौर, कालिया देह की गुफा उज्जैन, कबरा गुफा राजगढ़, बानवगढ़ की गुफा उमरिया, धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर और खेजरिया भोप की गुफा या खेजड़िया भोप की गुफा मंदसौर में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जो है वो जैसे कि मैंने कहा था कि हम प्रश्नोत्तर देखेंगे और देखेंगे कि जो आज हमने पढ़ा, जो आज हमने समझा, तो किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है वो अंततः तो प्रश्नों को ही हल करना है। ठीक है, तो हम उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय की खोज की गई। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भीमबेटका जो शैलाश्रय है उसकी खोज जो करने वाले थे वो थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इनके द्वारा जो है वो खोज की गई थी। किसके द्वारा पचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज की गई थी। तो यहाँ पर जेम्स पोर्सिथ के द्वारा हमने देखा था कि इन्होंने ही खोज की थी वहाँ की पहाड़ियों की, गुफाओं की खोज नहीं की थी, पहाड़ियों की खोज की थी। बट यहाँ से प्रश्न बनता अवश्य है, जैसा कि ये बना हुआ है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा को किस वर्ष में खोजा गया था। इसे खोजा गया था 1957 में। तीसरा प्रश्न आता है, विदिशा की उदयगिरी में कितनी गुफाएं। तो विदिशा की जो उदयगिरी में कितनी गुफाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 गुफाएं। ठीक है, आपको पहली और 20वीं जो है वो जैन धर्म से संबंधित मिलती है और 5वीं जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित मिलती है, जिसमें वराह की मूर्ति मिली है। किस जिले में माड़ाकट गुफाएं। तो माड़ाकट लिखा हुआ है तो परेशान मत होना, माड़ा की गुफाएं स्थित हैं तो वो है आपका सिंगरौली में। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ हैं। तो पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में सिलहारा की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि सिलहारा की गुफाएं जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको अनूपपुर में। ठीक है, अनूपपुर में स्थित है। इसके बाद उदयगिरी की गुफा की मूर्तियां किन धर्म से संबंधित हैं। तो उदयगिरी की गुफा जो है की मूर्तियां जो है वो 2 धर्मों से संबंधित है, हिंदू और जैन से। इसके बाद जो है बाकी गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दियों की है। तो हमें 4वीं से 7वीं या 5वीं से 7वीं दोनों को याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है। तो वो है भीमबेटका, जिसमें 600 गुफाओं का समूह देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हमने जो है वो मध्य प्रदेश के पर्यटन का पहला हिस्सा जो है या पहला भाग जो है वो भली भांति रूप से समझा है। धन्यवाद। जय हिंद।